गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड की सेकेंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे न्यूक्लियस या केंद्रिका। अब ये केंद्रिका कहाँ पर पाई जाती है? केंद्रिका मिलेगी आपको केंद्रक के अंदर। केंद्रिका कहाँ पर मिलती है? केंद्रिका, ये केंद्रिका कहाँ पर मिलेगी आपको? केंद्रक के अंदर पाई जाती है। अब सबसे पहले इसकी खोज किसने की? वैसे तो केंद्रिका के बारे में अभी आपने को मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन कुछ टॉपिक इसका बच गया था केंद्रिका का, कि केंद्रिका की खोज सबसे पहले किसने की? फोंटोना नामक एक वैज्ञानिक थे, और ये वैज्ञानिक इटली के रहने वाले थे। इटली के एक वैज्ञानिक थे फोंटोना, और उन्होंने सबसे पहले फोंटोना की खोज की थी। और इसे बोमेन नाम से भी बोला जाता है। और यह किस प्रकार की होती है, इसका आकार किस प्रकार का होता है? ये ज्यादातर क्या होती है, इसके ऊपर किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती, ये गोल ही आकृति की पाई जाती है। और यह मुख्य रूप से केंद्र के जो परिधीय क्षेत्र होता है, उस परिधीय क्षेत्र के आसपास ही पाई जाती है। और इस क्षेत्र जहां पर ये पाई जाती है, उस क्षेत्र को बोला जाता है नोर पार्ट बोला जाता है। नोर, NOR। नोड का मतलब होता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, केंद्रिका संगठक क्षेत्र। और ये केंद्रिका संगठक क्षेत्र कहां पर होता है? ये केंद्रिका संगठक क्षेत्र होगा गुणसूत्र के क्रोमोसोम क्षेत्र होता है, जहां पर क्रोमोमियर पाया जाता है। गुणसूत्र के जिस भाग में क्रोमोमियर पाया जाता है, वहीं पर क्या होता है, ये केंद्रिका पाई जाती है। अब केंद्रिका कितनी होती है? ये एक या एक से अधिक पाई जाती है। और इसकी आकार किस प्रकार का होगा? गोलाकार होता है। और यह सघन या कोलाइडी होती है, तथा इसकी प्रकृति होती है, वो क्या होती है? अम्लीय होती है। इस कौन सी प्रकृति होगी बच्चों? इसकी प्रकृति अम्लीय प्रकृति की होती है। और इसका अध्ययन करने के लिए जो कोशिका का विभाजन होता है, उसकी जो इंटरफेज अवस्था होती है, अंतरावस्था होती है, उस इंटरफेज अवस्था में यह क्या होती है? स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कब? इंटरफेज अवस्था के अंदर। अब अपने जो गुणसूत्र होते हैं, अपने गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं? अपने गुणसूत्र के 23 जोड़े होते हैं। 23 और 23 46 गुणसूत्र होते हैं। तो जो 23 जोड़े होते हैं, उसमें से मनुष्य के अंदर 13वां, 14वां, 15वां और 21वां और 22वां, ये 5 जोड़े होते हैं। कौन कौन सा? 13वां, 14वां और 15वां, और 21 और 22वें गुणसूत्र के ऊपर इस न्यूक्लियोलस का निर्माण होता है। 5 गुणसूत्रों के ऊपर होता है। कौन कौन से बच्चों? 13, 14, 15, 21 और 22वें गुणसूत्र पर इसका निर्माण होगा। अब अपने आते हैं कि इसका निर्माण तो हो गया। अब ये कौन सी कोशिकाओं में पाई जाती है? जिन कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण कम होता है, वहां पर इसकी संख्या क्या होती है? बहुत कम होती है। क्योंकि मुख्य रूप से इसका काम ही प्रोटीन का निर्माण करना होता है। ये जो न्यूक्लियोलस होती है, केंद्रिका होती है, उसका मुख्य काम ये होता है कि ये राइबोसोम का निर्माण करना। और राइबोसोम का निर्माण करने का मतलब है कि प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण ही करना होता है। तो वो कोशिकाएं जिसके अंदर प्रोटीन का निर्माण कम होता है, उस कोशिकाओं में इसका संख्या क्या होगी? कम पाई जाएगी। तो अब कौन कौन सी होती है? एक तो होती है पेशी कोशिका, और एक होता है स्पर्म। अब पेशी कोशिका, स्पर्म में क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। अब जिसके अंदर प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा बच्चों, इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियोलस कम संख्या में पाई जाती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं भी होती है जिसके अंदर प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। जैसे एक एग होगा, अंडाणु हो जाता है। ज्यादातर क्या होता है? अंडाणु हो जाता है। नर्व सेल हो जाती है, तंत्रिका कोशिका हो जाती है। तो उसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण ज्यादा होता है। एग होता है ना, जिसके अंदर प्रोटीन की कमी आ जाती है, वो ज्यादातर
डॉक्टर बोलते हैं अंडा खाया करो क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन का ज़्यादा निर्माण होता है। तो प्रोटीन क्या होता है, अंडाणु में या एग के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसके अंदर केंद्रिका की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। नर्व सेल के अंदर भी क्या होती है, इसकी संख्या ज़्यादा पाई जाती है। राइबोसोम, अब अपने आते हैं जो केंद्रिका के अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है 18S प्रकार का, 28S प्रकार का और 5.8S प्रकार का इसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। कौन से बच्चों, 18S, 28S और 5.8S प्रकार के राइबोसोम इसमें ज्यादा पाए जाते हैं। अब अपने आते हैं इसकी प्रासंरचना के बारे में। अब अपने आते हैं इसकी प्रासंरचना। अब प्रासंरचना इसकी किस प्रकार की होगी। अब इसकी प्रासंरचना बच्चों एक चित्र की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर मैंने पहले भी बताया, इसके ऊपर किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो इसके अंदर इसकी संरचना इस प्रकार की होती है। इस प्रकार की संरचना। इस तो इसकी इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो प्रासंरचना में सबसे पहले क्या देखते हैं कि इसमें कणकीय भाग होता है, कणिकीय भाग होता है और परिधि क्षेत्र के अंदर यह पाया जाता है। कणिकीय भाग होता है, जैसे ये होते हैं ना, ये कणिकीय भाग हो गया, ये और इसका कणिकीय भाग, ये कणिकीय भाग होता है इसका। और ये कणिकीय भाग ज्यादातर किसके बना होता है, ज्यादातर ये प्रोटीन का ही बना होता है। इसका जो पार्ट होता है वो प्रोटीन का ही बना होता है। और जो ये छोटे छोटे कण होते हैं, जो ये छोटे छोटे कण होते हैं, ये कितने होते हैं, ये 150 से लेके 200 एंगस्ट्रॉम व्यास के होते हैं। कितने बच्चों, 150 से लेके 200 एंगस्ट्रॉम व्यास के होते हैं। और इसे क्या बोला जाता है, पार्स ग्रेन्युलोसा भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, पार्स ग्रेन्युलोसा, इसे पार्स ग्रेन्युलोसा भी बोला जाता है। अब अपने आते हैं रेशेदार भाग पे। अब रेशेदार भाग होता है, इसके अंदर रेशेदार भाग भी क्या होता है, दो प्रकार का रेशेदार भाग पाया जाता है। कौन सा, दो प्रकार के रेशेदार भाग पाए जाते हैं। वो रेशेदार भाग दो प्रकार के होते हैं, एक तो आंतरिक रेशेदार भाग और एक बाहरी रेशेदार भाग होता है। अब कौन सा है, अब आप चित्र में स्पष्ट देख सकते हो कि इसमें दो प्रकार के रेशे पाए जाते हैं। तो एक रेशा होता है वो तो आंतरिक होता है, जो ये अंदर है ना रेशेदार भाग, एक तो आंतरिक है जिस प्रकार अंदर ये कणिकीय भाग होता है ना, इस कणिकीय भाग के अंदर ये क्या होते हैं, ये रेशेदार भाग पाया जाता है। ये भी क्या पाया होता है, ज्यादातर प्रोटीन के बने होते हैं। और एक होता है बाहरी रेशेदार भाग, ये बाहरी रेशेदार भाग है, ये जो आप देख रहे हैं बाहरी रेशेदार भाग, ये बाहरी रेशेदार भाग हो गया। अब ये रेशेदार भाग होते हैं, ये छोटे होते हैं, ये 50 से 80 एंगस्ट्रॉम के होते हैं, 50 से 80 एंगस्ट्रॉम के होते हैं। जो बड़े होते हैं वो इससे काफी ज्यादा बड़े होते हैं, इससे काफी ज्यादा बड़े होते हैं। और इन रेशों के बीच में छोटे छोटे छिद्र भी पाए जाते हैं। अब अपने आते हैं इसकी रासायनिक संगठन के ऊपर। अब ये जो पूरी की पूरी केंद्रिका है, न्यूक्लियोलस है, ये इसका रासायनिक संगठन किस प्रकार का होता है, ये किससे मिलकर बनी होती है। तो बच्चों इसका 86% भाग प्रोटीन का बना होता है। कितना, 86% भाग क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है।
11% भाग इसका आरएनए का बना होता है, 5% भाग डीएनए का बना होता है। और इसकी प्रकृति होती है बच्चों, वो क्या होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। इसके अंदर प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, इसके अलावा इसमें क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम आयन भी पाए जाते हैं, प्रोटीन भी पाया जाता है, एंजाइम भी पाया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य भी तत्व पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं। तो बच्चों ये रासायनिक संगठन क्या हुआ इसका कि 86% तो इसका प्रोटीन का बना होता है, 11% भाग इसका आरएनए का बना होता है, 5% भाग इसका डीएनए का बना होता है, और कैल्शियम आयन की अधिकता पाई जाती है इसके अंदर। अन्य आयनों की अपेक्षा कैल्शियम आयन इसके अंदर अधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंजाइम और प्रोटीन भी पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, ये हो गया इसका रासायनिक संगठन। अब आपने आते हैं ये कितनी टाइप की होती है, तो ये मुख्य रूप से तो 3 प्रकार की होती है। कौन सी? प्लाज्मोसोम, पहली होती है प्लाज्मोसोम। इसको अम्लीय अभिरंजन में यदि अभिरंजित करें, अभिरंजित हो जाती है। ये किस में अभिरंजित होती है? अम्लीय अभिरंजन में अभिरंजित होगी। किस में? इयोसिन के अंदर। इयोसिन जो अभिरंजन होता है उसके अंदर यह अभिरंजित होती है। क्षारीय अभिरंजन में यह अभिरंजित नहीं होगी प्लाज्मोसोम। और इसका पारदर्शी भाग क्या होता है? इसका परिधीय भाग क्या होगा? पारदर्शी होता है। परिधीय भाग क्या होगा? पारदर्शी होता है, जिसे अपने हैलो भी कहा जाता है, जिसे अपने क्या कहते हैं? हैलो भी कहते हैं। और यह आंतरिक जो होती है परत उसकी सघन होती है। अब दूसरा आता है बच्चों कैरियोसोम। कैरियोसोम होता है वो क्षारीय अभिरंजित से क्या होती है? अभिरंजित होती है। और क्षारीय अभिरंजन कौन सा होगा? हीमोटॉक्सिलिन। हीमोटॉक्सिलिन में क्या होता है? ये अभिरंजित होती है। और सेल डिवीजन के समय भी गुणसूत्र के निर्माण से ये संबंधित होती है। अब अपने आते हैं उभय केंद्रिका। उभय केंद्रिका में क्या होता है? मोलस्क और एनिलिडा, मोलस्का और एनिलिडा के अंडों में क्या होता है? इस प्रकार की उभय केंद्रिका देखने को मिलती है। अब अपने आते हैं इसके कार्य के ऊपर। केंद्रिका का कार्य, केंद्रिका का कार्य क्या होता है? मुख्य रूप से केंद्रिका का कार्य मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। अब प्रोटीन का निर्माण करने के लिए इसको क्या करना पड़ता है? आपको भी पता होगा कि प्रोटीन के निर्माण के लिए इसको राइबोसोम बनाने पड़ेंगे। तो इसका दूसरा कार्य हो गया कि राइबोसोम का निर्माण करना। ठीक बच्चों, आप दोनों लिख सकते हो। पहला ये लिख सकते हो कि केंद्रिका का मुख्य कार्य होता है राइबोसोम का निर्माण करना। और राइबोसोम का क्या काम होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। क्योंकि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम कहते हैं। अब दूसरा इसका हो गया समसूत्री विभाजन में। पौधों में नहीं, कीटों के अंदर क्या होता है? समसूत्री विभाजन में जो केंद्रिका होती है वो मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक बच्चों, अब गुणसूत्र निर्माण में, गुणसूत्र निर्माण में भी क्या होती है? केंद्रिका मुख्य कार्य करती है। चौथा आता है राइबोसोम फैक्ट्री। अब आपको पहले ही ये बता चुके हैं कि जो केंद्रिका होती है वो उसका मुख्य कार्य क्या होता है? राइबोसोम का निर्माण करना होता है। क्योंकि उसके अंदर किसका निर्माण होता है? कहां पर पाई जाती है? आरएनए का। जहां पर आरएनए ज्यादा पाया जाता है वहां पर केंद्रिका पाई जाती है। और केंद्रिका मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती है? सेंट्रोमियर के पास में पाई जाती है। गुणसूत्र के सेंट्रोमियर के पास में क्या मिलेगी? केंद्रिका मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर केंद्रिका संघटक क्षेत्र होता है और वहीं पर आरएनए पाया जाता है। और जहां पर आरएनए पाया जाता है वहीं पर क्या होता है? राइबोसोम का निर्माण होता है। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और अपने 1 नंबर का यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री तो राइबोसोम को बोलेंगे, लेकिन राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कोई माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का या लाइसोसोम को नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे न्यूक्लियोलस को या केंद्रिका को। केंद्रिका को क्या कहा जाता है? राइबोसोम की फैक्ट्री भी कहा जाता है।
क्योंकि केंद्रिका के अंदर राइबोसोम का ही मुख्य रूप से निर्माण होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है बच्चों कोशिका विभेदन। कोशिका विभेदन में भी क्या होती है, केंद्रिका क्या होती है, अपनी मुख्य जिम्मेदारी निभाती है। इसका कोशिका उपापचय पर नियंत्रण, सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है, उपापचय क्रियाएं होती है, उसके ऊपर कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है, मुख्य भूमिका केंद्रक तो निभाता ही निभाता है, इसके अलावा केंद्रिका भी इसके ऊपर अपना नियंत्रण रखती है। तो ये बच्चों इसका कार्य हो गया मुख्य रूप से। कौन कौन से कार्य हो गए? पहला प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण करती है। क्यों प्रोटीन का निर्माण क्यों करेगी? क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। दूसरा इसके समसूत्री विभाजन में, समसूत्री विभाजन में केंद्रिका क्या होती है, मुख्य भूमिका निभाती है। तीसरा गुणसूत्र निर्माण में, क्रोमोसोम के निर्माण में भी ये अपना मुख्य भूमिका निभाती है। राइबोसोम की फैक्ट्री, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आरएनए का निर्माण होता है, इसलिए राइबोसोम की फैक्ट्री होती है। और लास्ट कोशिका विभेदन या कोशिका उपापचय का पर नियंत्रण, सेल के अंदर जो उपापचय की क्रिया होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, इसके ऊपर भी क्या होती है, ये अपनी मुख्य भूमिका निभाती है। इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों कि केंद्रिका का सचित्र वर्णन कीजिए, तो इसके ऊपर। और छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि केंद्रिका की खोज किसने की? तो ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, केंद्रिका को और केंद्र को एक ही समझ लेते हैं। तो थोड़ा सा नाम में अंतर है, थोड़ा सा नाम में अंतर है, तो ध्यान रखना। क्या होगा बच्चों, एक तो होता है केंद्रक, एक होता है केंद्रिका। इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। और केंद्रिका की खोज की थी फोंटाना, फोंटाना ने की थी। तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान रखना कि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी और फोंटाना ने केंद्रिका की खोज की थी। ये ज्यादातर एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। केंद्रिका में भी क्या होते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन लिख के आ जाते हैं, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ये आज अपने केंद्रिका के बारे में पढ़ा, कल अपने एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक बच्चों।